पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से सिर्फ 2 चीज़ों का शोर है। एक ये कि चैट जीपीटी आ गया और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी बहुत स्लो है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि प्रॉपर्टी स्लो होने की 7 वजूहात क्या हैं, वो 7 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रियल एस्टेट बहुत स्लो हो रही है पाकिस्तान में इस वक़्त। पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि हो रही है। फर्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल बबल इम्पैक्ट। इस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट में पाकिस्तान के ऊपर, चूँकि हम लोग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ब्रोकर हज़रात क्या करते हैं कि प्लॉट्स के ऊपर एक आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को हाइप किया जाता है, क्रिएट कर दी जाती है, जिसके बाद प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा बबल बनता है कि जब वो बर्स्ट होता है तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। कुछ तो मार्केट के अंदर वैसे भी करेक्टनेस आती है कुछ अर्से के बाद। दुनिया भर की इकोनॉमी में होता है कि प्राइसेस अप होती हैं, प्राइसेस डाउन होती हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमी का। लेकिन जब आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बबल बना देते हैं कीमतों का, तो फिर उसके बाद चीज़ें चूँकि जेन्युइन बायर के हाथ से बाहर निकल जाती हैं और इन्वेस्टर्स आपस में खेल रहे होते हैं और टोकन्स पे चीज़ें घूमने लग जाती हैं, और फिर एक लेवल पे जाके वो जब वो बबल बर्स्ट होता है तो उसकी प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, चूँकि हम लोग अनरियलिस्टिक तरीके से प्राइसेस को बढ़ाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक बबल बनता है, वो बर्स्ट हो गया है। सेकंड फैक्टर मैं समझता हूँ वो है प्लॉटिंग का फैक्टर। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है तो रियल एस्टेट ही, लेकिन चूँकि हम लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में या मैच्योर रियल एस्टेट के अंदर नहीं जाते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है, एक प्लॉट्स की फाइल्स को उठाता है, फाइल्स के काम में जाता है, उसको उसने मार्केट में ट्रेड करना है, रोटेट करना है, जिसकी वजह से उसकी फ़ायदे तो बढ़ती रहती हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी 1 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर वो उसको ट्रेड कर लेता है। लेकिन जो एक मैच्योर किस्म की रियल एस्टेट दुनिया भर में चलती है कि आप लोगों को पैसिव इनकम जनरेट करके दोगे, आप घर बनाओगे, कंस्ट्रक्टेड इंडस्ट्री में जाओगे, आपके साथ दूसरी स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ भी उसमें चलेंगी, वो सब कुछ नहीं होता। प्लॉट का जो काम है मेरे हिसाब से किसी हद तक नहीं होना चाहिए। घरों पे इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, लोगों के लिए घर बनने चाहिए। जेन्युइन जो डिमांड एंड मौजूद है पाकिस्तान के अंदर घरों की, उस हिसाब से तो रियल एस्टेट कभी गिरनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, एक वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है। अगर 1 करोड़ से ज़ायद आपके पास किसी जगह पे बायर मौजूद है, कस्टमर मौजूद है, तो वो बिज़नेस तो फ्लॉप नहीं हो सकता ना। तो फिर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी क्यों गिरी? उसकी वजह ये है कि हम घर नहीं बेच रहे, हम सिर्फ ज़मीन बेचने जा रहे हैं। तीसरा फैक्टर जो इसके अंदर मौजूद है वो है एफबीआर की जो टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हिट किया हुआ है प्रॉपर्टी की प्राइसेस को। कैपिटल गेन टैक्स को हम देखते हैं, लास्ट ईयर हमने 7E की चीज़ों को देखा, उसमें कुछ चीज़ें आई, वो बैक डेट के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया उस पूरे प्रोसेस को। इस साल जुलाई के अंदर 236C की एक अमेंडमेंट सामने आ गई। उसके ऊपर बहुत सी अभी तक कन्फ्यूजन मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा उसके ऊपर, कि अब आप प्लॉट बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 1% तो आपको टैक्स उस पर पे करना ही करना है उसके ऊपर। लोग उसमें कोर्ट्स में भी लास्ट टाइम 7E के ऊपर गए थे, बट अभी तक उस पर डिसीजन आया नहीं है। कन्फ्यूजन जो है वो प्रीवियस अमेंडमेंट्स के ऊपर ये आ गई कि 7E के ऊपर तो ये कहा गया था कि आप इसके ऊपर जो शोहदा की जो बेवा हैं उनका उसको इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप पे टैक्स नहीं लग रहा होगा, आप वहाँ पे 25 बिलियन की वैसे एक लिमिट दे दी थी उन्होंने, उससे ऊपर होगा तो आप टैक्स पे करोगे। फिर ये था कि जिस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिस प्रॉपर्टी में आप रेंट आउट कर दी है उस पर आपको इस तरह का टैक्स हिट नहीं होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन है कि ये सारी चीज़ें 236C के बाद इम्प्लीमेंट हैं या नहीं हैं। अब ओपन है सबके लिए कि जो भी चीज़ आपसे बाइंग सेल करोगे उसके ऊपर, सेल के ऊपर आपको 1% आपको एक टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये अभी इम्प्लीमेंट है 1 जुलाई से। तो एक तो ये चीज़ है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया एफबीआर का, क्योंकि इस पर जब अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो एक क्लैरिटी देते नहीं है, उस पर कन्फ्यूजन बरकरार रहती हैं और मार्केट कुछ महीनों के लिए बिल्कुल डेड हो जाती है। वो जितने मुँह उतनी बातों वाला सीन उस पर बन जाता है। फोर्थ पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो है आईएमएफ और एफएटीएफ की जो हमारे ऊपर मेहरबानियाँ हैं, वो गुज़िश्ता 2-3 साल से इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को अब बहुत हद तक कंट्रोल करने लग गई हैं। उसमें हो ये रहा है कि सेक्शन 6A जो हमने बनाया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना था हमारा, उसके अंदर 2010 का गालिबन ये बना था। उसमें जब ये चीज़ इंप्लीमेंट की गई थी कि जो प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आप लोग यहाँ पे प्राइसेस उसकी पेमेंट्स को यहाँ पार्क करते हो और मनी लॉन्ड्रिंग इसके थ्रू आप कर रहे हो। ये एफबीआर ने यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, फिर एफएटीएफ ने हमें ग्रे एरिया में रखा। हमारे जो जितने भी इदारे हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, मॉनिटर करना शुरू कर दिया इन चीज़ों को। फिर बीच में एक चीज़ आई थी, आपने देखा होगा, DNFBPS,
ये बेसिकली डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस जो प्रोफेशनल्स थे उनको पकड़ा था। नॉन प्रोफेशनल बिजनेसेस को में उन्होंने डाल दिया रियल एस्टेट को, ज्वेलर्स को, और जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे अकाउंट्स की उनको डाल दिया। सो टैक्स लॉ भी उस झगड़े में आ गए, ज्वेलर्स भी आ गए, प्रॉपर्टी वाले भी आ गए, और ये उनका पूरा डाटा जो KYC था वो उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े से मसले मसाइल बनने लग गए। फिफ्थ रीज़न इसके अंदर है पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक अनसर्टिनिटी, जिसको हम भुगत रहे हैं गुज़िश्ता कई अरसे से, कई महीनों से, कई साल से बल्कि भुगत रहे हैं। हमें मालूम है जब से पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, उससे पहले भी जो कैंपेन्स चली, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, अब तक जो सिनेरियो चले आ रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। स्टॉक पाकिस्तान की स्टेबल नहीं हो पा रही, स्टॉक एक्सचेंज वहाँ एक इशूज़ बने हुए हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकली लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि जो आपका इन्वेस्टर है वो वैसे डर जाता है। जिसके पास पैसा है वो तो बेचारा बिल्कुल ही उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, वो उसको नहीं मिल रहा, उस तक का सपोर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया चला जाता। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। 6 पॉइंट है जी हमारे जो स्टेट बैंक की मेहरबानियाँ हैं। सो इतना हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस वक्त हो रहा है कि बिज़नेस तो आप कर नहीं सकते। बैंक से आप लेने जाते हैं तो 30% प्लस की बात कर रहा है, 35% की बात कर रहा है। अगर आप बैंक के पास जाते हैं 22% पे तो आप बैंक को रखवा दें। सो इन्वेस्टर के पास एक सेफ चीज़ है कि मैं रिस्क लेने के बजाय मैं बैंक के साथ चला जाता हूँ काम करने के लिए। अब बैंक से पैसा लेना है बिज़नेस वाले को, तो बिज़नेस को बैंक इतना हाई रेट पे दे रहा है कि वहाँ पे तो आपका बिज़नेस ऑलरेडी बिज़नेस कमेटी काम नहीं कर पाएगी उस रेट्स के ऊपर, और इन्वेस्टर सेफ हो जाएगा। बैंक को अपना धंधा चलाना है तो उसको पैसा चाहिए आपसे। सो जब आप 22% पे जाएंगे काम करने के लिए किसी भी बिज़नेस के अंदर, 10-15% इन्वेस्टमेंट की अगर आपको सेफ्टी मिल जाती है तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे होता है। सो 20-22% पे तो इस वक्त बैंक खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कि यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा। सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें कंस्ट्रक्शन वाले भी इन्वॉल्व हैं, इसमें आपके बाकी सरिया सीमेंट सब चीज़ें जो उससे इंटीग्रेटेड जितनी भी सेक्टर्स हैं वो सब उससे लिंक हो जाते हैं। सो हाई इन्वेस्टर रेट भी एक रीज़न है। 7th पॉइंट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रीज़न है। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उनके पास अवेयरनेस नहीं है। सो आप क्या करते हैं कि हमेशा जब मार्केट ऊपर जाती है उस टाइम पे वो चीज़ को बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में एक हवा चल रही होती है, आवाज़ आ रही होती है कि जी खरीद लें चीज़ महंगी हो रही है, खरीद लें चीज़ महंगी हो रही है। सो आप उसको उस रेट पर नहीं खरीदते हैं जब वो चीज़ खरीदने वाली होती है। इन्वेस्टमेंट तब होती है, इन्वेस्टर को तब काम करना चाहिए जब मार्केट गिरी हुई है। हम हमेशा ये कहते हैं कि रियल एस्टेट में इस वक्त बाइंग टाइम है। रियल एस्टेट का इन्वेस्टर बाइंग टाइम के को समझता नहीं है, वो एक्चुअली ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में के लिए हम उसको प्रिपेयर कर दिया है। वो ट्रेडिंग माइंडसेट में आ गया है कि मुझे ट्रेड करना है, मैं आज चीज़ लूँगा, मैं कल बेच दूंगा, मैं एक हफ्ते में बेच दूंगा। एक्चुअली आज आपको प्रॉपर्टी मिल रही है 30% 40% माइनस पे। सो इन्वेस्टर को ये देखना है कि भाई मैं अपना 40% तो हर हाल में सेव कर रहा हूँ अपना। सो दिस इज़ द राइट टाइम किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इवन आप देखें ओवरसीज़ में डॉलर्स रेट के ऊपर आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जितना उसमें डिफरेंस आ गया है प्राइस के अंदर। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टर है वो उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं है, उसको उस तरह से अवेयरनेस नहीं दी गई, एजुकेशन नहीं है उसके पास कि मुझे इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स को कैसे स्टडी करना है और मुझे इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी कैसे लेनी है। सो ये 7th रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट के पास जो एक एक्सपोजर होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को और गेन को प्रॉपर तरीके से मैच्योर करने का, वो भी पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक मिसिंग है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट किए दें, अगर कोई नया पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।